नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और हम आ पहुंचे हैं आज करनाल लोकसभा सीट की क्या है समस्याएं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इन सब बातों के बारे में इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र यहाँ के प्रोफाइल पर। करनाल में बड़े बड़े अच्छे पार्क हैं, खूबसूरती वाकई है, विकास भी हुआ है, लेकिन इसका प्रोफाइल क्या कह रहा है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, महाभारत के दौर में कर्ण की वजह से अस्तित्व में आई नगरी करनाल, रामायण काल में मां सीता को अपने अंदर समा जाने वाली धरती करनाल, बादशाह मोहम्मद पर नादिर शाह की जीत की गवाही देती धरती करनाल और किसी दौर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती रही नगरी करनाल। ये तो था ऐतिहासिक परिचय, और अब सुनिए आज के दौर का परिचय। मौजूदा दौर में इसी करनाल को सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। ये लोकसभा का वो क्षेत्र है जिसमें इंद्री और असंध से लेकर घरौंडा तक और खुद करनाल शहर से लेकर नीलोखेड़ी तक का इलाका आता है। कुल वोटर करीब 18,50,000 और जातिगत आंकड़ों के लिहाज से सबसे उलझे हुए गणित वाला गढ़। करनाल में करीब 9,89,000 वोटर पुरुष हैं, जबकि 8,60,000 के करीब महिला मतदाता हैं। जातिगत गणित पर गौर करें तो करनाल में अरोड़ा, खत्री और पंजाबी वोटर सबसे ज्यादा है और इनकी तादाद 2,08,000 से कुछ ज्यादा है। दूसरे नंबर पर रोड बिरादरी के वोट हैं, जिनकी संख्या 1,78,300 के करीब है। तीसरे नंबर पर हैं जाट वोटर। जाट वोटर करनाल में 1,69,000 के करीब हैं। वहीं ब्राह्मण वोटर 1,29,000 के करीब और वाल्मीकि वोटर की संख्या 1,13,800 तक है। करनाल से कांग्रेस के चिरंजीवी शर्मा सबसे ज्यादा वक्त तक सांसद रहने वाले नेता हैं। उनका कार्यकाल 1980 में शुरू हुआ था और 1996 में बीजेपी के ईश्वर दयाल स्वामी की जीत के साथ उनका दौर ढलने लगा। हालांकि 1998 में कांग्रेस के भजन लाल ने ईश्वर दयाल से यह सीट वापस छीन ली थी, लेकिन 1999 में भजन लाल को अगले ही चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और ईश्वर दयाल एक बार फिर सांसद बन गए। साल 2004 और साल 2009 में कांग्रेस के अरविंद कुमार शर्मा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की और फिर 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। 2014 के चुनाव में अरविंद शर्मा ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और बसपा पार्टी से जुड़ गए। हालांकि अरविंद शर्मा का यह फैसला गलत साबित हुआ और उसी साल वो बीजेपी के अश्वनी चोपड़ा से चुनाव हार गए। करनाल लोकसभा सीट गठन के बाद से ही बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर वोट यहां उसी ओर खिसकता है जो जनता का विश्वास जीत पाता है, और इस बार भी कुछ यही हाल है। कड़ा मुकाबला अक्सर यहां बीजेपी और कांग्रेस में ही रहता है और इस साल भी इन्हीं 2 पार्टियों में आमना सामना है। हालांकि बाजी मारेगा कौन, ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। क्या आपने भी सोचा है कि यहाँ पे प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो महिला सांसद क्यों नहीं बनती? इस पर हमने करनाल लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका इस बारे में क्या कहना है, और इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उसके बारे में कितना कुछ इस लोकसभा सीट में काम हुआ है, ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट। नारी सशक्तिकरण के दावों को नेताओं के भाषणों और सोशल मीडिया के फर्जी समंदरों में जितना मर्जी निहार लो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में यानी देश की संसद में महिलाओं को भेजने के लिए ना तो सियासी दलों ने कोई खास तवज्जो दिखाई और ना ही मतदाताओं ने कुछ खास दरियादिली दिखाई। पिछले 40 सालों में हरियाणा से सिर्फ 5 महिलाएं ही लोकसभा चुनाव की बैतरणी पार कर पाई हैं, और वो भी पारिवारिक सियासी रसूख या फिर राष्ट्रीय दलों के टिकट के बल पर। निर्दलीय कोई महिला आज तक हरियाणा में संसद का मुंह नहीं देख पाई है। राजनीतिक पार्टियां कम ही महिलाओं पर दाव लगाती हैं, खासतौर से जब बात लोकसभा और विधानसभा चुनाव की हो। 1952 से लेकर अब तक
कोई भी महिला करनाल लोकसभा से जीतकर संसद तक नहीं पहुंची है। हालांकि दावेदारी कईयों ने पेश की, लेकिन लोगों ने हमेशा ही महिला दावेदारों को नकार दिया। कांग्रेस से कुमारी शैलजा और श्रुति चौधरी, बीजेपी की सुधा यादव और इनेलो की कैलाशो सैनी, ये वो महिलाएं हैं जो हरियाणा के गठन के बाद से लोकसभा तक पहुंच पाई हैं। प्रदेश से पहली महिला सांसद बनने का गौरव जनता पार्टी की चंद्रावती के नाम है, जिन्होंने साल 1977 में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल को हराया था। करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत, इन जगहों से आज तक एक भी बार किसी महिला को संसद में नहीं भेजा गया है। सबसे ज्यादा 3 बार कांग्रेस की कुमारी शैलजा संसद तक पहुंच पाई हैं। वो 2 बार अंबाला और 1 बार सिरसा सीट से चुनी गई थी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर कैलाशो सैनी 2 बार कुरुक्षेत्र से जीती हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी की सुधा यादव एक बार लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुई हैं। करनाल लोकसभा में 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या इससे आधी है। अब इस बार देखना यह है कि करनाल लोकसभा सीट से कई लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पीलीभीत से निवर्तमान सांसद मेनका गांधी, करनाल से निवर्तमान सांसद अश्वनी चोपड़ा की पत्नी किरण चोपड़ा और पानीपत से उद्योगपति अजय पालीवाल की पत्नी विजय लक्ष्मी करनाल लोकसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। करनाल के लोगों का कहना है कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काफी काम किए हैं, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो अभी तक महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम आंकी गई है। महिला है या पुरुष है, उसको लेकर ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो डिजर्व करता है कैंडिडेट, जिसका लगता है कि स्ट्रांग है, आगे काम कर सकते हैं, उनको सीट देनी चाहिए, उनको टिकट देनी चाहिए। इसमें महिला और पुरुष को बिल्कुल बीच में ना रखा जाए। पार्षद मोनिका गर्ग ने बताया कि नगर निगम चुनाव में वो पहली बार चुनाव लड़ी हैं और करनाल से ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में उन्होंने अपने वार्ड से भारी मतों में जीत दर्ज कराई। उनका कहना है कि आज के वक्त में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो ये बात फिट नहीं बैठती। औरत में एक नेचुरल सी कुदरती फितरत होती है औरत की कि वो बचाने की क्षमता रखती है, थोड़े में बेहतर काम करने की आदत रखती है और इधर का उधर भी कर सकती है अच्छे से कि ये मेरा है, इसी को मैं दूसरे को देके काम चला लूँ। तो वो चीज़ जो औरत में है वो कुदरती है, अगर उसको आजमाया जाए, जो वो घर को बहुत खूबसूरत बना सकती है, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बहुत सुदृढ़ और बेहतरीन बना के देगी, लेकिन बशर्ते उस पर एतबार किया जाए। अभी एतबार करने वाले लोग नहीं हैं, वो सोचते हैं कि किसी भी हालात में बस सत्ता आ जाए, उस पे दाव, आदमी हार जाए कोई दुख नहीं होता, औरत हार गई तो बस हमारा दाव गलत पड़ गया। वहीं करनाल के एक वरिष्ठ नागरिक बख्शीराम खुराना कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के उम्दा कदम सरकार उठा रही है। राजनीति में पार्टियां महिलाओं को हालांकि उतना मौका नहीं दे पाती जितना मिलना चाहिए। नहीं, सरकार की तरफ से कभी कोई मनाही नहीं है, ना पार्टी की तरफ से कभी कोई मनाही है। यदि कोई महिला प्रतिनिधि आती है और यदि महिला कोई सक्षम है तो जरूर हमारी पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। और हमारी पार्टी की रीति नीतियों में ये भाई बहन की पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जहां पुरुषों को मिलता है वहां महिलाओं को भी बराबर सारे अधिकार मिलते हैं। अब हालात और वजह चाहे जो भी हों, महिला उत्थान के दावे चाहे हर क्षेत्र में सटीक बैठें, लेकिन राजनीति में महिलाओं के उत्थान के लिए सियासत को अभी और मंथन करने की जरूरत है। मतदान करना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को जो दिल से और पूरी श्रद्धा से निभाए, वाकई वही नागरिक है। एक ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलाएंगे जो बेहद बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका जज्बा देख के सलाम करने को जी जाता है। क्या कहते हैं यहाँ के बुजुर्ग मतदान और चुनाव प्रक्रिया के बारे में, आइए जानते हैं।
चरण सिंह वैसे तो पाकिस्तान के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बंटवारे के वक्त वो करनाल के काछवा गांव में आकर बस गए। चरण सिंह कहते हैं कि उन्होंने कई चुनावी रैलियां देखी, कई चुनाव भी देखे, लेकिन ऐसे नेता आज तक नहीं देखे जो चुनाव के तुरंत बाद लोगों से उनका हाल पूछने पहुंचे हों। जो नेता हुए हैं आज तक 47 से ला के 19 हो गई है, सुधार के लिए बोलते हैं भाई चलो अच्छा काम हो जाएगा, अच्छा देश बस जाएगा, अच्छा रहेगा, इसलिए कोई बच्चे नौकरी लग जाएंगे, कोई ना कोई किसी का सुधार होवे। देश की खुशहाली होनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबका काम चलना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोजगार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रोजगारी जो है बहुत कम है, रोजगारी मिल नहीं रही लोगों को। देखो नेता के हाथ में सुधार करना, पब्लिक के लिए देने, पब्लिक ने तो वोट देने हैं, जनता ने तो वोट देने हैं। देखो जब टाइम बताएगा कौन नेता कौन सा आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कि देख रहे हैं अच्छा करेगा। चरण सिंह कहते हैं कि वोट हमारी ताकत है और वोट ही वो हथियार है जिसके जरिए हम हर 5 साल में नेताओं को आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि चुनावों के बाद जनता की सुध लेने वाले नेता बहुत कम होते हैं और सियासत को आईना दिखाने के लिए वोट के हथियार का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। करनाल के मुद्दों को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या पक्ष है, किन चीज़ों में कमी उनको दिखी और कौन कौन से काम यहाँ पर हुए। हमने सभी पार्टियों से लगभग बात की है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जो करनाल के लोगों को उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी की सरकार पर, उस पे ये खरे नहीं उतरे, इसलिए लोग खरे नहीं उतरे। आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं? क्या आप जनता के मूड को बता रहे हैं? क्योंकि जनता का मूड दो तरफा है। नहीं, जनता का मूड भले दो तरफा हो, जितने भी ये घोषणाएं इन्होंने की है, करनाल जिले में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, ना ही जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने कोई करनाल के लोगों ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से लोग बीजेपी का गुणगान करें। जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं, इसलिए लोग चाहते हैं भी कांग्रेस को दोबारा लाया जाए ताकि उनके समय पे काम होते हैं, भाजपा के समय पे काम नहीं हुए। देखिए वो मिसगाइड कर रहे हैं। अगर उनकी स्थिति इतनी मजबूत होती वो कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन क्यों कराते यहाँ पे आने के लिए? उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया है। सीएम सिटी सिर्फ करनाल शहर तक सीमित है, वो भी सिर्फ 1 या 2 वार्ड तक। उसके बाद सीएम सिटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया भी लोग सीएम सिटी की वजह से बाकी 9 हलके हैं उसमें 8 हलकों में काम करेंगे, किसी हलके में कोई काम नहीं हुआ। करनाल शहर में भी वही जो घोषणाएं कांग्रेस ने करी थी उसको ही वो लागू कर रहे हैं, उन्होंने नया काम कुछ भी नहीं किया। करनाल के डेवलपमेंट की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आकर सिर्फ एक घोषणा की थी। सबसे पहले कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की, दूसरी उन्होंने घोषणा की थी बाईपास बनाने की वेस्टर्न अपना यमुना के ऊपर। उसका आधा पार्ट 5 साल में भी पूरा, लगभग 5 साल होने को है, पूरा हुआ है। यूनिवर्सिटी की तो शायद मेरे ख्याल 4 दीवारी भी नहीं हो पाई अभी तक। ये जो भी अधूरे काम है, जो भी विकास, जो भी जनता के उतार्थ जो भी काम होगा, हमारी पार्टी पहले भी करती आई है। जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, जैसे बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करना, गरीब कन्या को विवाह के ऊपर शगुन देना, युवाओं के लिए 100 करोड़ का सबसे पहले अपना कोष बनाना, सबसे पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्णव मल्लेश्वरी को 25 लाख का जो दिया था वो हमारी सरकार द्वारा की गई योजनाएं थी। ये उन्होंने चोरी बारो करके हमारे से ली हुई है, उनका अमाउंट बढ़ा के, चीज़ वही है, नाम चेंज कर दिया गया है। आप घूम के देख सकते हैं कि करनाल में कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी सड़क आपको ठीक ठाक से बनी हुई नहीं मिलेगी। यहाँ पे लोकसभा के अंदर हमेशा बाहरी प्रत्याशी आते हैं,
चाहे आप पिछले कई बार का डाटा उठा के देख लीजिए, बाहरी प्रत्याशी आते हैं और उन प्रत्याशियों को हमारे यहाँ लोकल किसी भी काम का कोई पता नहीं होता, ना ही उनको ये पता होता है पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितने गांव हैं, कितने हलके हैं और किस गांव की क्या समस्या है और किस एरिया की क्या समस्या है। इवन उनको किसी कॉलोनी के बारे में भी पता नहीं होता कि करनाल में शिव कॉलोनी कहाँ है, प्रेम नगर कहाँ है, बसंत विहार कहाँ है। और जब उनको किसी एरिया का पता ही नहीं होगा तो वो विकास कैसे करवाएंगे। जो स्थानीय आदमी होगा उसको यहाँ के लोगों के दुख का, तकलीफ का और मुद्दों का और सभी बातों का पता होगा और उसी मुद्दे को लेके लोग उनके पास जाएंगे। अब जो हमारे पिछले जो यहाँ के सांसद थे वो सिर्फ नाम भरने के लिए और जीतने के लिए यहाँ करनाल में आए थे और बाद में करनाल की जनता ने गुमशुदा तलाश के लिए उनके जगह जगह पे बोर्ड लगाए थे। वो करनाल में जीतने के बाद कभी नहीं आए। पिछले सांसद जो हमारे अश्विनी चोपड़ा जी रहे हैं उन्होंने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। तो जनता के बीच में आज विकास के नाम पर हरियाणा में करनाल नंबर 1 पे है। करनाल में बहुत से विकास कार्य ऐसे हुए हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा। मैं अगर विकास कार्य गिनवाने जाऊं तो एक बस स्टैंड की जो बहुत लंबी मांग थी, बस स्टैंड को बाहर करने की, बाहर उनको किया है हमने बस स्टैंड को और बहुत बढ़िया बस स्टैंड बनाया है ताकि जनता को यहाँ मूलभूत सुविधाएं उनको प्रॉपर से मिल सकें। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इसकी लंबे समय से मांग थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को हम अस्तित्व में लाए हैं, सुचारू रूप से उसको चलने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं में करनाल की जनता को लाभ मिले, आसपास के क्षेत्र के लोगों की जनताओं को लाभ मिले, इस प्रकार का कल्पना चावला का हमने काम किया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहूर्त किया है, वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है कि भाई पूरे लगभग 5-6 लोकसभा क्षेत्रों को उसका बेनिफिट मिलेगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ भी मिलेगा। तो मुद्दे क्या, मतलब बहुत से विकास कार्य हुए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो हमारे को घेरे या हमारी कोई बात करे। जी। तो ये थी करनाल लोकसभा सीट से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते एक और लोकसभा सीट के मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।